नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कई ऐसे मुद्दे लेकर इस मंच के माध्यम से आपके बीच आते हैं जिन पर बात तो हो चुकी है, लेकिन जितनी बात होनी चाहिए उतनी नहीं हुई या फिर उसका असर सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भ्रूण हत्या के बारे में। जी हाँ, और वो भी तब जब गर्भ में बेटी हो। ऐसा संवेदनहीनता हमारे समाज के अंदर अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम ऐसा डिसीजन लेते हुए ज़रा सा सोचते भी नहीं हैं। क्या है ये कारण? क्यों हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं? क्यों हमें लगता है कि अगर बेटी को दुनिया में नहीं आना चाहिए, अगर वो आएगी तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, उसको ज़्यादा लुक आफ्टर हमें देना पड़ेगा? क्या ये बातें सही हैं या इससे आगे भी कुछ और है, या हमें ये सोचने की आवश्यकता ही ना हो? ये सारे प्रश्न लेकर आज हम आए हैं दीदी के सामने, और हमेशा की तरह हमारे साथ सफ़र पर हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, भ्रूण हत्या वैसे तो कहेंगे कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी होती है भ्रूण हत्या, लेकिन वहाँ कम प्रतिशत है। लेकिन अगर हम बात करें दूर दराज जो गांव हैं वहाँ पे, तो बेटियों को आने ही नहीं दिया जाता। या तो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं या लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। तो और बेटियों के संदर्भ में ये ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा दुखद विषय हो जाता है कि हम बेटियों को आने ही नहीं देना चाहते। क्या कारण क्या है? सोसाइटी में ये कुरीति ख़त्म क्यों नहीं होती है? जो बात कही कि दूर दराज गाँवों में और शहरों में, तो वास्तव में प्रतिशत उल्टा है। शहरों में ये कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा होती है क्योंकि शहरों में जो साधन है वो आसानी से उपलब्ध हैं। गाँव में इतने उपलब्ध नहीं हैं, और इसीलिए जो जांच वगैरह होती है, माना मानसिकता तो पूरे समाज की एक जैसी है जी। चाहे वो शिक्षित वर्ग ही क्यों ना हो। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि केवल गांव में ही ये भ्रूण हत्या होती है, लेकिन शहरों में भी ये उतनी ही है, और मैं कहूँगी कि उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा। और उसका कारण ये कि हम सदियों से हमारी जो सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है और उसमें बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है। तो मानते हैं कि बेटा वंश चलाएगा, फिर बेटा बुढ़ापे का सहारा है ना, बेटा कमा कर लाएगा, फिर बेटा अगर शरीर का अंत होता है, मृत्यु होती है, तो वही जो है वो हमारी चिता को अग्नि देगा। जी। अगर बेटा चिता को अग्नि देगा तभी मुक्ति मिलेगी। माना इस तरह की जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, उसके कारण लोग क्या सोचते हैं कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। जी हाँ, कहते हैं एक बेटा होना चाहिए। एक बेटा तो चाहिए ही चाहिए। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि बेटे के इंतज़ार में 2 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 भी हो गई तो मनुष्य पाल सकते थे, क्योंकि इतनी महंगाई नहीं थी उस ज़माने में। लेकिन आज के समय में लोग चाहते हैं एक बेटा और एक बेटी हो। और फिर आधुनिक साधन भी हैं। उस समय तो ऐसे कोई साधन नहीं थे जिससे कि जांच हो जाए कि अंदर भ्रूण में बेटा है या बेटी है जी। क्योंकि अब अल्ट्रासाउंड तकनीक जो है वो कुछ वर्षों से हमारे समाज में चिकित्सा विज्ञान में ये सुविधा हुई है, तो उसके कारण वो जांच कराने की कोशिश करते हैं। मानो एक बेटी है पहले से, फिर सोचते हैं एक बेटा हो जाएगा तो परिवार पूरा हो जाएगा। तो और अगर गर्भ में बेटी पल रही है तो बस फिर उनको लगता है कि अभी बेटी नहीं चाहिए, अब बेटा ही चाहिए, तो फिर ये कदम उठाते हैं। लेकिन जो हमने ये सारी मान्यताएं देखी, ये काफ़ी हद तक अब मैं समझती हूँ कि जो हमारी बहनें हैं इस चीज़ को जुटला चुकी हैं कि जो वंश है वो बेटा ही चलाएगा। आज तो बेटियां ही सभी क्षेत्रों में माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। अब जैसे हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी जी, देश की प्रधानमंत्री बनी है, वो इकलौती बेटी थी और उन्होंने उतने समय तक देश को नेतृत्व दिया जितने समय तक जवाहरलाल नेहरू ने दिया, और उतनी ही कुशलता से उन्होंने देश को संभाला। तो बेटी ने नाम रोशन किया ना, माना आज पूरे उस स्कूल की पहचान उनसे है।
जी, आज जी। महात्मा गांधी को 4 बेटे थे, उन्हें कोई भी नहीं जानता कोई भी है। नहीं जानता, महात्मा बिल्कुल गांधी सच। को उनके कार्यों से ही जी। पहचान है। तो व्यक्ति के कर्मों से वंश चलता है, मैं ऐसे कहूँगी। तो एक बेटी तो 2 कुल को रोशन करती है, एक कुल को रोशन करने की बात नहीं है ना। तो बड़ी बात है कि हम उनको योग्य बनाएं, उनको हम अवसर दें। तो बेटी उससे भी अधिक है, बेटे से भी अधिक है। जी 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 जी। और अगर हम दूसरी बात देखें, मानो हम समझते हैं बेटा ही बुढ़ापे का सहारा है, तो बुढ़ापे का सहारा आज कहाँ बेटे होते हैं। मानते हैं बेटी पराया धन है, दूसरे घर चली जाएगी तो बेटा ही बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, है ना। लेकिन देखने में आता है कि भले वो पराए घर चली जाती है, पर बेटे से ज़्यादा माँ बाप की जो संभाल है वो बेटी करती है। बिल्कुल सही बात और है। बेटा तो पराया हो जाता है, शादी के बाद पराया ही हो जाता है। यानी उनकी जो पत्नी है वो चाहेगी तो ही बेटा अपने माँ बाप की संभाल करता है, नहीं तो फिर वो नहीं करता है। हाँ, ये बात सही है। लेकिन जैसे हम शहरों की बात कर रहे थे, तो लोगों को लगता है कि आज जो समाज जिस दिशा में हमारा जा रहा है, जैसे बहुत सब कुछ बहुत ओपन है, तो कहीं ना कहीं माता पिता को ये भी लगता है कि अगर बेटी होगी तो ज़्यादा संभाल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देख रेख उसकी करनी पड़ेगी, वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्योंकि बेटी और बेटा आप दोनों एक ही एनवायरनमेंट में पल रहे हैं अभी। ठीक है, दोनों को फ्रीडम के नाम पे सब कुछ मुहैया है। तो कहीं ना कहीं माता पिता को ये रहता है कि बेटी ना हो तो ही ठीक है। और मैंने तो इतने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनका एक बेटा हुआ तो उन्होंने आगे बेटी का सोचा भी नहीं, बेटा ही तो चाहिए था, वो आ गया। ये मतलब कहीं ना कहीं परोक्ष में ये भावना अभी भी काम कर रही है। जबकि जैसा कि आपने बताया कि अभी बेटियां नए नए आयाम छू रही हैं, कोई मुझे लगता नहीं ऐसा कोई क्षेत्र है जहां बेटियों ने अपने झंडे नहीं गाड़े हों, लेकिन फिर भी परोक्ष में ये भावना कहीं ना कहीं काम कर रही है। नहीं, सुरक्षा का प्रश्न तो है ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी समाज की जो मानसिकता है वो जो लड़कियों के प्रति है वो इसी प्रकार की है कि जहाँ भी, जैसे अभी कहा कि बेटों को हम अधिक महत्व देते हैं, और बेटियों का बचपन से ही परिवारों में ऐसा देखने में आता है कि थोड़ा भेदभावपूर्ण व्यवहार रहता है। हाँ, रहता है। भले ही वो शिक्षित हो रही हैं, लेकिन फिर भी बेटी बेटी हैं। और दूसरा, दहेज की बात भी बेटी के साथ जुड़ी हुई है कि अगर बेटी है तो मतलब हमें उसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना होगा, फिर अगर वो शिक्षित हो जाएगी तो उतना ही अधिक दहेज हमें उसके लिए देना होगा, क्योंकि उसी लेवल का लड़का ढूंढना है। तो जितना पढ़ा लिखा लड़का होगा उतना ही अधिक दहेज होगा उसका। तो माँ बाप को एक ये भी बोझ लगता है। दोनों तरह की बातें हैं जी। कि एक तो उसकी सुरक्षा को लेकर के कि हमें वो उतना बेटी के लिए ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इतना सुरक्षित माहौल हमारे समाज में उनके प्रति है नहीं। और ये दहेज की बात भी आ जाती है, तो इसीलिए फिर ये कदम उठाते हैं माता पिता की इससे तो बेटी हो ही ना। लेकिन अगर जहाँ हमारी बेटियाँ होती हैं हमारी, जैसे मैंने कहा, बस ये है कि हाँ, हम उनके आचरण का या जो भी उनकी परवरिश हम करते हैं, उनको संस्कार हम देते हैं, अगर हम उन्हें उस योग्य बनाते हैं तो मैं नहीं समझती कि हमें कोई इतनी चिंता उनके बारे में करने की ज़रूरत है। वो खुद ही सक्षम होती हैं, खुद ही समर्थ होती हैं, वो स्वयं को स्वयं ही सुरक्षित रख सकती हैं। क्योंकि हमारा ही जो समाज में चलता है, व्यवहार जो चलता है, वो हम खुद ही उनको उनके अंदर वो भरते हैं। डर है ना अंदर, कहीं एक डर बैठा हुआ है, वो निकलता नहीं है बाहर। हाँ। आज भी जैसे बेटियां अगर कुछ श्रृंगार कर लें या थोड़ा सा कुछ कर लें तो माता पिता को टेंशन हो जाती है, नहीं ये सब मत करना, अपने ससुराल जाके करना, यहाँ नहीं करना। फिर वो, और फिर अगर कोई बेटी अपने लिए कोई अपना अच्छा जीवन साथी तलाश लेती है तो वहाँ भी माता पिता के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह रहता है। यही अगर बेटे ऐसा कर लें तो हम एक बार सोचते ज़रूर हैं कि चलिए ठीक है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर साथ में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो शहरों में और गाँव में सब जगह ही है कि बेटियों को इतना फ्रीडम नहीं है कि वो अपने हिसाब से जीवन साथी चुन लें। आजकल आप देख रहे हैं इतने केस होते हैं
कि जल्दबाजी में फिर फैसले ले लिए जाते हैं, कदम उठा दिए जाते हैं, कई बार उनके परिणाम भी अच्छे नहीं होते, तो फिर लगता है कि माता पिता की चिंता तो जायज़ ही है। यहाँ भी एक छोटी सी एक महीन सी रेखा है जिसको अगर हम लांघ लें और उसको भी ये कहें कि जैसे बेटों को आज़ादी है, आपको भी आज़ादी है, आप किसी को पसंद करती हैं तो ज़रूर आप लेके आओ, हम बात करेंगे उनसे। ये भी थोड़ा सा एक जो है ना नम्र स्वभाव रखना पड़ेगा हमें माता पिता को, मुझे ऐसा लगता है। हाँ नहीं, लेकिन अभी जैसे मानो अगर वो किसी को पसंद करती है तो वो शादियां सफल होती हैं ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है ना। जी। क्योंकि कई बार ये सिर्फ एक आकर्षण होता है, दैहिक आकर्षण होता है, और उस समय वो एक दो के उसमें प्रेम में आ जाते हैं। फिर पता चलता है जब शादी हो जाती है तो ये तो इनकी आदतें मुझे पसंद नहीं, या जो भी उनके अब व्यक्ति के साथ जब रहने लगते हैं तब पता चलता है कि सही मायने में उसका स्वभाव क्या है, कैसा है। तो 1 साल तक भी वो साथ नहीं रह पाते और वो तलाक तक स्थिति पहुंच जाती है। तो ये दोनों तरह से ही हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरे, अगर इसके दूसरे पहलू में हम बात करें दीदी, जहाँ लड़कियाँ अपने माता पिता की पसंद से जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि 100% उनको सुख मिलता है, लेकिन वहाँ इस चीज़ की गारंटी ज़रूर रहती है कि माता पिता को ये रहता है कि हमने अपनी पसंद से किया था तो वो उसको सपोर्ट भी करते हैं, और जहाँ उन्होंने अपनी पसंद से कुछ कर लिया तो वहाँ उनका सपोर्ट थोड़ा सा नहीं मिलता उनको ना। तो यहाँ भी एक, मैं समझती हूँ कि एक छोटा सा भेदभाव तो यहाँ पे भी है। और जैसे कि हम भ्रूण हत्या की बात सपोर्ट क्या, कई बार तो जो लव मैरिज करते हैं यहाँ तक कि माना जब माँ बाप को पता चलता है, क्योंकि ये उसको हम कहेंगे वो उसे सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। अगर वो समझो अंतर्जातीय विवाह है, दूसरे धर्म में अगर वो किया जा रहा है तो यहाँ तक कि तो दोनों को मार भी देते हैं जान से। ऑनर किलिंग जिसको हम कहते हैं, ये भी यहाँ तक भी हमारे समाज में घटनाएं होती हैं। तो कुछ स्टेट में तो एकदम ओपन है ये सब। सभी माता पिता इस चीज़ को पसंद नहीं करते। हालांकि काफ़ी परिवर्तन हुआ है, ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी तक भी इतनी रिजिडिटी है कि बिल्कुल ही लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, लेकिन काफ़ी माता पिता जो खुद शिक्षित हैं वो ओपन माइंड होते हैं और वो अपने बच्चों की पसंद को मानते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है फिर उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हो। भविष्य में जो भी होगा परिणाम वो फिर मतलब हम उसके लिए फिर दोषी नहीं होंगे। तो वो ठीक है, ये भी होता है। और ये भी जैसे कहा कि ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी, तो ये दोनों पक्ष हैं इसके जो देखने में आते हैं। तो ये तो है ही, मना कन्या भ्रूण हत्या की जो जड़ में बातें हैं, ये सारे हम कहेंगे ये सवाल तो हैं ही हमारे समाज के, उसके पीछे ये भी कारण है। हाँ जी। तो उसमें वो परिवर्तन हम कैसे ला सकते हैं, ये जो परिवर्तन हमें लाना है, जितना जैसे कि ये हमारी जो रूढ़िवादी सोच है इतना समय से, सबसे बड़ी बात है मानसिकता का परिवर्तन करना। जो एक लैंगिक भेदभाव हमारे समाज का है, इसको समाप्त करने की बात है। लड़कियों को भी हम उतना ही सशक्त बनाएं, है ना, जैसे हम अपने बेटों को बनाते हैं, जितना हम उनको अवसर देते हैं उतना ही बेटियों को भी अवसर दें। और उसके लिए थोड़ा आध्यात्मिकता का समावेश भी हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिकता हमारी मानसिकता को परिवर्तन करने में, या जीवन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, या जो भी हमारे कुरीतियों के बंधन हैं उनसे हमें मुक्त करती है। क्योंकि हमें सत्य ज्ञान मिलता है, सही अर्थों में हम जीवन को समझ पाते हैं। तो जैसे हमें ये समझ मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा जो है उसने ये शरीर रूपी वस्त्र लिया हुआ है, पहना हुआ है ना। हमारे यहाँ तो हम नारी को शक्ति के रूप में भी पूछते हैं, माना एक आत्मा के अंदर वो दिव्यता है, आत्मा के अंदर वो शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता जो है वो उसके जीवन में इस तरह से प्रकट होती है कि वो उसको वो शक्ति रूप प्रदान करती है। मतलब जिसके अंदर भी वो डिविनिटी है। आज हमारे देश में तो 2-2 बार हम नवरात्रि मनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कन्या पूजन भी करते हैं, और फिर कन्याओं का अपमान भी इस तरह से होता है। कितना बड़ा विरोधाभास है ना ये, कि आप मंदिर में दुर्गा माता की पूजा करके आ रहे हैं और आपके घर जो शक्ति है उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। ये
ये इतनी महीन बात है कि अगर कोई समझना है तो समझना चाहे तो समझ सकता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, पूजनीय वही है जो मंदिर में है, घर की महिला पूजनीय नहीं है। इसका तो काम है पूरा दिन घर का काम करना, खटना, सबका देखभाल करना। और कई माताएं इसलिए भी बेटी को नहीं आने देती, वो सोचती हैं कि मैंने कितना सुख लिया जीवन में जो मैं अपनी बेटी को, क्योंकि समाज तो बना ही नहीं है बेटियों के लिए, है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक इसके मूल में काम कर रहा होता है। हाँ, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारे समाज में तो इतना सम्मान भी देते हैं, तो हम देखते हैं उतना ही उसका अपमान भी है। लेकिन और संस्कृतियों में या और देशों में हम देखते हैं कि कोई ऐसा पूजन भी नहीं होता है, तो कन्या भ्रूण हत्या भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ ये मान्यताएं ही नहीं है कि बेटा वंश चलाएगा या हमें दहेज देना है, बेटी की शादी के लिए हमें दहेज देना है, या बेटी की सुरक्षा हमें करनी है, क्योंकि सरकार के खुद के कानून ही ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी मतलब इस तरह का, वो ठीक है कि मनुष्य के मन के विकार होते हैं और वो कभी कार्य करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः जो वहाँ घटनाएं इस तरह से, मतलब बहुत अधिक इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हाँ, सुरक्षित नारी शोषण की जो घटनाएं हैं, समाज सुरक्षित है। मतलब जो मैंने खुद अनुभव किया है जब हम बाहर जाते हैं और उन देशों की संस्कृति को देखते हैं, तो हमारे देश में भी ऐसा माहौल, तो हम अगर हम चाहें तो ज़रूर हम ये परिवर्तन ला सकते हैं। और हमें जो पाश्चात्य संस्कृति से सीखना है वो यही सीखना है, हाँ, कि उनकी जो अच्छाई है, उनके जो गुण हैं वो हमारे समाज में आए, है ना, उनकी विकृति नहीं। भले उनकी जो संस्कृति है वो ओपन कल्चर है, तो हमारा समाज तो शुरू से सभ्य समाज रहा है और हमारी संस्कृति में मर्यादा है, तो उस मर्यादा को बनाए रखते हुए उनकी जो अच्छाई है, मतलब जो आज हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराई बन चुकी हैं, और हम देखते हैं उसके कारण स्त्री पुरुष की जो अनुपात है उसमें कितना अंतर, बहुत अंतर, लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर। 1000 आंकड़े ऐसे कहते हैं कि 1 प्रति 1000 पर कम से कम 930 या कहीं कहीं जो है 950 होंगी। हाँ, ये भी 2020 का हाँ, जनगणना थी। हाँ, जी हाँ, उसमें तो इतनी लड़कियां हैं, तो नेचुरली अगर लड़कियां कम होंगी तो फिर समाज में विषमता पैदा होगी, हाँ, क्योंकि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिलेंगी, समाज का ताना बाना ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को ये अभियान भी चलाना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो मतलब ये आवश्यकता क्यों पड़ती है ऐसे समाज में जहाँ हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं, जहाँ हम उसे इतना सम्मान देते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, की जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और ऐसा था हमारे भारत में, जब नारी का सम्मान था तो भारत स्वर्ग कहलाता था। बिल्कुल वही भारत जो है वो सतयुग था, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, वो सुख समृद्धि से संपन्न था जी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और जब विदेशी आक्रमण हुए हमारे भारत पर, उसकी सुरक्षा के लिए ही या जो भी हम कहें, उसे घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया गया, फिर उसे शिक्षा से वंचित रखा गया ना। आदि संस्कृति में दोनों बराबर थे जी जी। जो हम देवी देवताओं की संस्कृति देखते हैं तो हम हमेशा पहले किसका नाम लेते हैं ना, पहले हम देवी का नाम लेते हैं, हम कहते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे कृष्ण, या श्री सिया राम, है ना। तो हम पहले देवी का नाम लेते हैं, गौरी शंकर, हाँ जी। तो उनको हम इतना सम्मान देते हैं, है ना। और लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो फिर भले ही जैसे मैंने कहा कि उनकी सुरक्षा के नाम पर ही जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाने लगा तो फिर वो अपने आप को अबला समझने लगी, कमज़ोर मानने लगी, या अबला कह कर के ही अगर हम किसी को बार बार कोई बात कहें तो फिर वही वो स्वीकार कर लेते हैं, वो शक्ति कहते हैं हम, नारी शक्ति स्वरूपा कहते हैं उसको, और फिर ऐसे अबला का वो स्वरूप हो गया। और इसीलिए फिर ये कुरीतियाँ बनती गई हमारे समाज में, जो आज हम देखते हैं। आज तक भी इतना आधुनिक होने के बाद भी, 21वीं सदी में आने के बाद भी
हमारा समाज पूरी तरह से इन बातों से मुक्त नहीं हो पाया है। तो कोई ऐसा स्वमान दीदी जो अब महिलाएं हैं जिनके घर में अब देवी का आगमन होने वाला है, उनके लिए कोई एक ऐसा स्वमान तो हम यही परिवर्तन लाएं कि वो बेटी नहीं आ रही है हमारे घर में, वो एक आत्मा जो स्वयं जो है वो अपने स्वरूप में दिव्य है, अपने स्वरूप में इतनी श्रेष्ठ है, और जब वो हमारे घर में आएगी तो वो हमारे घर में अपनी उपस्थिति से वो खुशी, वो सुख वो हमें अनुभव कराने वाली है। और मतलब हम ये भी लक्ष्य रखें कि हम अपनी बेटी को जो है इतना सशक्त और इतना योग्य बनाएंगे कि वो जो आज जो कुछ भी समाज में समाज का जो परिदृश्य है वो बदल जाए, उसको वो खुद भी बदलने में सक्षम होगी। यानी जो हमने भोगा है ज़रूरी नहीं है ना कि वो बेटी को भी हम भोगने दें। हम ये संकल्प रखें कि हम उसको इतना योग्य बनाएंगे कि वो इन बातों को ही परिवर्तन कर देगी, है ना, इतना वो सक्षम होगी, इतना समर्थ होगी। तो इस तरह से हम बेटियों के प्रति अपनी सोच को बदलें और लक्ष्य रखें कि उसे हम आने देंगे, इस दुनिया में आने देंगे, न सिर्फ आने देंगे लेकिन उनको हम इतना लायक और इतना चरित्रवान बनाएंगे कि वो हमारा ही नाम रोशन नहीं करेंगी लेकिन और भी जिस भी कुल में वो जाएगी, जहाँ भी वो कार्य करेगी, उसको भी वो रोशन करेगी। थैंक यू दीदी, इतनी विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बेटियां घर का उत्सव होती हैं। कहते हैं जिन घरों में बेटियां होती हैं वहाँ रौनक हमेशा लगी रहती है, और आपने भी कहीं ना कहीं अपने घर में या रिश्तेदारों में इस चीज़ को महसूस किया होगा। बेटियों को आने दें, उनका भी हक है एक जीवन को जीने का, और किसी का जीवन लेने का हमें कोई हक नहीं है। हमें इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। बेटियों को भी उतनी ही, हमें भी बेटियों की उतनी ज़रूरत है और बेटियों को भी समाज की बहुत ज़रूरत है। तो हम दोनों ही बातों को समझें और बेटियों का स्वागत करें। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।